हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैथमेटिक्स के एक और नए चैप्टर में आपका स्वागत है, जो कि उस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर का नाम क्या है? डिटर्मिनेंट के साथ हम लोग मैथ के चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग फॉलो करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक। इसमें जितना भी हम लोग सवाल का सॉल्यूशन करेंगे, जितना भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होने वाला है, एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग सोल्व इसको देखेंगे। ठीक है, सोल्व हम लोग करेंगे क्वेश्चन का। सबसे पहले बेसिक बता दें कि आपका जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट किससे कहते हैं, डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का होता है, डिटर्मिनेंट में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग अभी ये कहा जाए कि ये जो आपका क्लास है बेसिक क्लास है, और ये क्लास का इम्पोर्टेंट जो है आपका पता चलेगा सवाल को सोल्व करने में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जो आपका डिटर्मिनेंट है उसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, डिटर्मिनेंट कोई एक नंबर होता है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, डिटर्मिनेंट एक क्या है, एक नंबर है। बीच इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको ध्यान दीजिएगा, ये किस मैट्रिक्स के फॉर्म में एसोसिएटेड रहता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में एसोसिएटेड होता है। जैसे में लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लिया जाए ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम m इंटू एन, जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े होंगे कि m इंटू एन को हम ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि ए कोई आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है इसको रो बोला जाता है, रो बोलते हैं, और वर्टिकल जो लाइन होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना चाहिए या ये देखना होगा कि ये जो होगा किस मैट्रिक्स के फॉर्म में होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो आपका जो है स्क्वायर के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहेगा, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रहेगा, तो उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड हम नहीं कर सकते हैं। और ये कह रहा है एसोसिएट डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। अब नंबर में बात रहा है कि नंबर कैसा नंबर भाई, तो ये नंबर में आपका रियल नंबर भी हो सकता है, और ये नंबर में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, इसको आप याद रखिएगा। डिटर्मिनेंट का मतलब ये हम लोग को समझना है, यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, तभी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको हम डिटर्मिनेंट में फाइंड नहीं करेंगे। डिटर्मिनेंट का वो कैलकुलेशन ही नहीं होगा। जब भी होना चाहिए कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि कोई एक मैट्रिक्स रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा, और ये जो नंबर रहेगा कैसा रहेगा, चाहे तो रियल नंबर रह सकता है, चाहे तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट रहा। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी इसका डिटर्मिनेंट का है, हम लोग देखेंगे। ये तो आपका डिफिनेशन था, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट। अब स्टार्ट करते हैं वास्तविक डिटर्मिनेंट क्या होता है, वास्तविक इसका रूप क्या होता है, डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको भी आप देखिएगा। एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। ठीक है, जैसे में आप मानिए कि लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे में ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, तो मैट्रिक्स का मतलब आप देखिए 1 और 2 लिखिए, चाहे इसको ए लिखिए, आप हम इसको लेटर से डिनोट करते हैं। ए और डी लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखिए, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। अब बताइए किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तभी फाइंड होगा जब वह स्क्वायर के रूप में होगा। आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं, ये रो R1 हो गया, और यहाँ से इसको R2 बोलेंगे। तो इसमें 2 रो है, और यहाँ से कॉलम C1 होता है और यहाँ से कॉलम C2 होता है। तो m इंटू n को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, n का मतलब हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, रो समझेंगे। n का मतलब रो समझेंगे और n का मतलब हम लोग कॉलम समझेंगे। तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यहां से पहली बार तो हम लोग को ये समझना है को जब ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहेगा,
तभी इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड होगा, अन्यथा डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ए जो है किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इतना समझ में आ गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम कैसे समझेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, रो दो कॉलम यानी m बराबर n रहेगा, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या जब सेम रहेगा तब बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप ऐसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है। अब इसमें 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तब इसको हम डिटरमिनेंट जो है फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखना है कि 3 गो रो और 3 गो कॉलम होनी चाहिए, तब हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, अन्यथा उसका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं होगा। तो हम लोग को ये समझ लेना है। अब जैसे कि n into n ऑर्डर का ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इसको हमको लिखना है डिटरमिनेंट के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे मोड के जैसा लिख देना है, ठीक है। इसको मोड के जैसा लिख देना है तो समझेंगे ये आपका जो है डिटरमिनेंट के बारे में बोल रहा है। इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर लिखते हैं, ये ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग को समझना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए समझना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि कोई भी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, तभी हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, अन्यथा हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये आपका मेन रूल था। अब फाइंड करने का रूल क्या है, देखिए यहां से आप कंसेप्ट समझिए, या ये सब थ्योरी भी कर सकते हैं। अब फाइंड करने का क्या है, जैसे में आपका जो है दिया हुआ है, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ई दिया है, एफ दिया है, यहाँ जी एच और आई लिखा है। अब कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 into 3 ऑर्डर का। यदि इसको एक्सप्लेन करना चाहिएगा, डिटरमिनेंट निकालना चाहिएगा, तो क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एक्सपेंडिंग एलोंग रो, ठीक है, रो एक्सपेंडिंग एलोंग रो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंडिंग एलोंग रो एंड कॉलम, ठीक है। यहां से क्या बोल रहा है, यदि कोई मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर का दिया हुआ है, तो इसको हम, ठीक है, वी कैन या ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन एक्सपेंड एलोंग रो एंड कॉलम। ये आपका समझिए आपका फर्स्ट रूल है, ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। यदि कोई मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ ऐसा दिया है, 3 into 3 ऑर्डर कोई मैट्रिक्स दिया है, तो इसका मतलब वी कैन एक्सपेंड एलोंग रो एंड कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का हम रो या कॉलम के एलोंग, चाहे तो रो के एलोंग चाहे तो कॉलम के एलोंग, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे उसको जरा समझिए आप, ये इसको रो बोलेंगे, ठीक है, तो रो के एलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंड करने के लिए इसका तरीका समझिए, जैसे कि ये आपका कितना रो है, रो 1 रो 2 रो 3 है, तो आप ऐसे कीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा साइन समझिएगा, इसमें साइन कन्वेंशन भी समझना जरूरी है। देखिए कॉर्नर पे आप प्लस समझिए, बीच में आपका माइनस, यहाँ पे प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस फिर यहाँ पे प्लस होता है। आप यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा तो ये प्लस में होगा, माइनस में होगा, प्लस में होगा, माइनस में होगा, प्लस माइनस अल्टरनेट चला जाता है। तो हम यदि इस मैट्रिक्स को हम रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना चाहें, किसके लॉन्ग, स्टेप नंबर फर्स्ट, ये हम यदि रो के एलोंग यदि हम एक्सपेंड करना चाहेंगे, रो में भी हमारा कितना रो है, 3 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो। R1 के एलोंग करना चाह रहे हैं, तो जिसके एलोंग कर रहे हैं, तो R1 के एलोंग में एलिमेंट क्या है, A B और C है, तो इसके जगह पर क्या दिख रहा है, A दिख रहा है, तो A के आप बाहर लिख दीजिए
और इसका डिटरमिनेंट का साइन लगा दीजिए। अब बी क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे आप माइनस लिखिए। और इसके बाद सी क्या है, सी आपका यहाँ से देखिए प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखिए, डिटरमिनेंट का साइन चलेगा यहाँ पे। अब जिसके अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं उसको तो लिख भी किए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पर ए बी सी लिख दिए हैं। अब मान लीजिए कि ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ था, इसके सामने ए वाला एलिमेंट ए बी सी और इसके सामने ए वाला एलिमेंट पूरा आपका हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा, तो क्या बचेगा आपका ई बचेगा, एफ बचेगा और एच बचेगा, आई बचेगा। अब बी के सामने वाला एलिमेंट को यहाँ से एच हाइड कर लीजिए और यहाँ से ए हाइड कर लीजिए, तो डी एफ जी और आई बचेगा। यहाँ से आपका डी है, एफ है और यहाँ से जी है और आई बच रहा है। सी के सामने वाला एलिमेंट को हाइड कीजिए और रिमेनिंग एलिमेंट बचता है डी ई जी एच, तो यहाँ से एलिमेंट क्या बचा, डी ई जी और एच बचा है। अब क्या करेंगे, ये तो आपका मोड लगा हुआ है, अब क्या करना है, इसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें इससे करना है और इसमें आपका इससे होगा और ए आप यहाँ पे रहेगा ही। इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका कॉमन है, यहाँ से ये ई है, ये आपका ई इंटू में आई हो जाएगा और यहाँ से साइन बीच में जो साइन होगा ना, ये आपका माइनस का साइन होता है, एच इंटू एफ होता है और यहाँ से बी है, इसके बीच यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आपका डी इंटू आई हो जाएगा और बीच में साइन माइनस का जी और एफ हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर डी और एच हो जाएगा, बीच में साइन माइनस का और जी और ई होगा। ये आपका एक्सपेंड हुआ है किसके अलोंग, तो रो के अलोंग हमारा ये जो डिटरमिनेंट है ये इसको हम एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, या एक्सपेंड किए हैं। आगे देखिए, हम कॉलम के अलोंग भी हम कर सकते हैं। यदि कॉलम के अलोंग करेंगे, ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा एक्सपेंड या एक्सपेंडिंग अलोंग C1। अब C1 C2 C3 में कोई भी कर लीजिए, ठीक है। C1 के अलोंग जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या एलिमेंट बचेगा, आप देखिए ABC लिखा हुआ था ना, तो इसके अलोंग हम कर रहे थे, यहाँ A D और G लिखा हुआ है, तो यहाँ पर A लिखेंगे, जो बचेगा वो इसके एलिमेंट, और यहाँ पर बीच में साइन माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर G बचेगा, तो इसके अलोंग भी हम कर सकते हैं। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टीज है, आप किसी भी डिटरमिनेंट को रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग जो है आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट रहा। अगेन देखिए, अगेन आपका सेकंड क्या है, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टीज में यदि हम देखें, आपका प्रॉपर्टीज नंबर क्या है, सेकंड। डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड क्या कहता है, यहां से फर्स्ट क्या हुआ कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं किसी कॉलम या किसी रो के अलोंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉपर्टीज नंबर अगेन आपका कहता है रो एंड कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इंटरचेंज। जैसे में ए कोई है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A is a square matrix in order m into n। क्या माना है हमने, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है m into n का, और if then we can interchange row into column and vice versa। इसका मतलब क्या है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस प्रॉपर्टीज का भी समझना बहुत जरूरी है। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और किस ऑर्डर का, m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो वी कैन इंटरचेंज, इसको समझिएगा, वी कैन इंटरचेंज रो इंटू कॉलम, रो को हम कॉलम में और कॉलम वाइस वर्सा का मतलब कॉलम को हम रो में चेंज कर सकते हैं। जैसे आप समझिए एक एग्जांपल के, ठीक है, तौर पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझिएगा। ये कोई आपका मैट्रिक्स है, यहाँ लिखा हुआ 1 2 3, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4,
यहाँ 5 6, ये 7 है, ये 8 है और 9 है। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहां तक इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स m into n ऑर्डर का, देन वी कैन इंटरचेंज रो इनटू कॉलम। ये आपका रो जो दिख रहा है ना, R1 R2 R3, रो को कॉलम में और कॉलम को हम रो में चेंज कर सकते हैं। तो इसको इस डिटरमिनेंट को हम क्या कर सकते हैं, ये जो रो है ना, ये एलिमेंट 1 2 3 दिख रहा है, तो हमको 1 2 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 4 5 6 और यहाँ पे 7 8 9 क्या किए हैं, ये जो रो वाला एलिमेंट था ना, उसको हमने कॉलम में लिख दिया। ये वाला रो वाला एलिमेंट था, उसको भी हम कॉलम में लिखने का प्रयास किया और यहाँ पर भी रो को कॉलम में लिख दिया। ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं, रूल है ये रो को कॉलम में एंड आप इसे भी रो को कॉलम में एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है, ये जो आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है ना, तो हम कॉलम रो को कॉलम में और कॉलम वाला को रो में हम भी चेंज कर सकते हैं। ये आपका रो को कॉलम में कर दिए, अब कॉलम वाला को रो में चेंज हो गया है ना। हाँ ठीक है, ये कॉलम वाला एलिमेंट है, रो में तो हो ही गया ना, तो लिखने से कोई फायदा नहीं। तो ये आपका जो है सेकेंड प्रॉपर्टीज है। अब यदि जो ए एलिमेंट लिखा है टोटल, इसको यदि हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे ना, इसका जो रिजल्ट आएगा और इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसको आप याद रखिएगा। अगेन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, अगेन प्रॉपर्टीज क्या है, इसको भी आप देखिएगा। जैसे कि आपका प्रॉपर्टीज नंबर क्या हो गया, आपका प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है, ए इज कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिया है। ठीक है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, हम जानते हैं कि ये डिटरमिनेंट फाइंड होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है। और ये आपका ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 into 3 ऑर्डर का। अब मान लिया जाए यहाँ से कि ये कोई स्केलर वैल्यू है, उसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलोंग हम यहाँ पे गुना करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें हम सभी से हम गुना कर देंगे। ये आपका यदि मैट्रिक्स था ना, यदि यहाँ पे मैट्रिक्स रहता, यहाँ पे मैट्रिक्स, ये तो मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब यदि ये डिटरमिनेंट रहता ना, मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट से गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि डिटरमिनेंट लिखा हुआ है तो प्रत्येक एलिमेंट में हम गुना नहीं करेंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के लॉन्ग हम गुना कर सकते हैं। चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे तो हम रो के एलोंग किए हैं, नहीं तो इसको हम कॉलम के एलोंग, किसी भी कॉलम के एलोंग आप कर सकते हैं। ये आपका रूल है। अब यदि ये आपका मैट्रिक्स है, ये तो मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट को हम मोड के फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स है। यदि यही मैट्रिक्स में हम a इंटू के कर दे और ये मैट्रिक्स लिखा हुआ रहे, तो हम इसमें यदि स्केलर वैल्यू k से गुना किए है ना, तो प्रत्येक एलिमेंट में यहां से गुना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9। इस प्रॉपर्टीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये आपका मैट्रिक्स है, यदि ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में किसी भी डिजिट से आप गुना कर रहे हैं स्केलर वैल्यू से, तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना होगा, प्रत्येक एलिमेंट में ऐसे जो है आपका मल्टीपल होगा बाबू। ठीक है, लेकिन ये कोई आपका डिटरमिनेंट है, ये कोई आपका डिटरमिनेंट है। यदि के स्केलर वैल्यू से हम यहाँ गुना करते हैं, तो किसी भी एक रो में, चाहे इसमें गुना किए हैं, चाहे इसमें गुना कर सकते हैं, चाहे इसमें गुना कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम के अलावा आप गुना कर सकते हैं, लेकिन केवल एक ही रो या केवल एक ही कॉलम में आप गुना कर सकते हैं। समझे? ये कहने का मतलब ये था। यदि मैट्रिक्स रहेगा तो सभी में गुना करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट रहेगा तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आप गुना कर दीजिए। ये आपका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर क्या था, ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड है। अगेन देखिए, जब ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझिए। ठीक है, अगेन प्रॉपर्टीज क्या है,
अगेन आपका प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आपका प्रॉपर्टीज नंबर जो है आपका 4 है। 4 क्या है, ठीक है, इफ एनी टू रो एंड कॉलम आर identical, then value of determinants is equal to 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, if any two row and any two column, यदि किसी मैट्रिक्स का कोई दो रो या दो कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, इसको सोचिए आइडेंटिकल है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये कोई मान लिया जाए, ये आपका जो है 1 2 3 1 2 1 2 यहाँ पर 4 5 रहा, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से 1 2 2 3 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 रहे। इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, अच्छा ये साइन जो है भूल से आपका जो है मैट्रिक्स दे रहा है ना, ये आपका डिटरमिनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये आपका डिटरमिनेंट होना चाहिए। किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो, देखिए यहाँ पर ये आपका कॉलम 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, आइडेंटिकल दिख रहा है कि नहीं, आइडेंटिकल है। यहाँ पर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, और यहाँ पर देखिए ए वाला रो R1 है और ए वाला रो R2 है, ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। तो इसका जब डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, ए वाला डिटरमिनेंट का और ऑल डिटरमिनेंट फाइंड करोगे ना, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। और ये इसका मान लीजिए कि ये बी आपका कोई डिटरमिनेंट है, तो इसका जो है वैल्यू फाइंड करोगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर कितना था, ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर आपका 4 था। अब फिफ्थ प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इसको भी आप समझिएगा। अब 5वां नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है, मान लिया ए कोई, इसको भी समझिएगा, मान लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, या ए कोई डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट मान लो या डिटरमिनेंट मान लो, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है प्लस में के, यहाँ पर 4 प्लस में आपका के लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 प्लस में के लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 3 और 4, यहाँ पर 6 और 7 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, इसको यदि हम अलग अलग लिखना चाहे ना, इसको अलग अलग लिखना चाहे तो 3 4 5, यहाँ 1 2 3 और 4 6 और 7, और इसको हम अगेन में हम ये जो के है ना, तो के प्लस में के और फिर आई डिट इट सेम आप लिख दीजिए, 4 6 और 7 आप ऐसे लिख सकते हो। ये आपका डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज है। अगेन देखिए, अगेन क्या है, अगेन क्या है आपका 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है। अगेन थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं, क्या है आपका जो है, हाँ देखिए ये क्या है, 6 प्रॉपर्टी में क्या है, इफ, ठीक है, ये आपका क्या है, इफ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम, then value of determinants will same but opposite in sign। इसका मतलब क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझिए। इफ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम,
यदि हम रो एंड कॉलम को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रो एंड कॉलम को आपस में कर रहे हैं, नहीं, रो 1 को रो 2 में भेज दिए या रो 2 को रो 1 भेज दिए, ऐसा कर रहा है। जब रो 1 को इंटरचेंज कर रहे हैं या कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, किसी रो को इंटरचेंज कर दीजिए या किसी कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, तब यदि आप डिटरमिनेंट निकालोगे तब वैल्यू तो सेम आएगा लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस में आएगा। देखिए यहां से क्या कर रहा है, जैसे कि ए कोई आपका डिटरमिनेंट है, यहां से लिखा हुआ है, यहां से 7 लिखे हैं, यहां 8 लिखे हैं, 9, यहां से 1 2 और 3, यहां से 4 5 और 6 लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इंटरचेंज करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका रो 1 को रो 2 बना देते हैं, रो 2 को रो 1 बना देते हैं, यानी आपस में इंटरचेंज करने वाले हैं। तो इंटरचेंज जब हम करेंगे ना, जैसे में ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, तो हम 1 2 3 को ऊपर भेज रहे हैं और 7 8 9 को हम नीचे भेज रहे हैं और रो 3 को हम सेम एज इट इज रखे हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा ना, इसका जो वैल्यू डिटरमिनेंट निकाल करके आएगा और इसका भी जो वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट निकाल के, वैल्यू सेम रहेगा लेकिन साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका साइन जो होगा माइनस का साइन होगा। इसको ध्यान से समझिएगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को आप यदि इंटरचेंज कर रहे हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को आप इंटरचेंज कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा लेकिन साइन किसके साथ, माइनस साइन के साथ आएगा। अब इसी प्रकार से आप इसको भी देखो, जैसे कि आप यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर 7 8 9 लिखा था, ये आपका 7 8 9 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, यहाँ से 4 5 6 लिखा है। ये तो रो को चेंज किए है ना। अब हम कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसका भी वैल्यू सेम आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। अब देखो हम कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो 8 2 और 5 लिख रहे हैं, 7 1 और 4 लिख रहे हैं, 9 3 और 6 लिख रहे हैं। डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। ये वाला रो है ना, हम इसको ले दिए और इस वैल्यू को हम यहाँ पे ले आए, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अब जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, मान लीजिए x y z कुछ भी आएगा और इसका जो आएगा माइनस x के फॉर्म में आएगा। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, मान लीजिए कि 10 आया तो इसका भी फाइंड करेंगे ना तो माइनस 10 साइन आएगा, ठीक है। वैल्यू सेम आएगा लेकिन साइन आपका चेंज रहेगा। अगेन देखिए एक और प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ज्यादा नहीं, लास्ट 10 मिनट टाइम दीजिए, टोटल आपका डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज हम समझा देंगे और इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक, जो भी आपका चैप्टर होगा। अगेन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगेन प्रॉपर्टीज क्या है, अप्रोक्स सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग देख चुके हैं। एक और कुछ बचा है तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अब तो लग रहा है नहीं, ठीक है। अधिकांश प्रॉपर्टीज हम लोग जो है गुना भागा करने वाला जो हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए अगेन प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या है। जैसे कि आप देखिए ए कोई मैट्रिक्स है, इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझिएगा, इससे आपका जो है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप देखिए ध्यान से, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 या 2 × 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। ये आपका 1 4 लिख रहे हैं, यहाँ पर 5, यहाँ 6 और 7, तो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में हम क्या करने जा रहे हैं, के से मल्टीपल करने जा रहे हैं। अब ये कोई मैट्रिक्स है, के से मल्टीपल करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में 4 × k 5 × k 6 × k और 7 × k यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर वैल्यू यदि मल्टीपल होता है तो टोटल एलिमेंट से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए ए कोई डिटरमिनेंट है, मान लेते हैं यहाँ पर 4 है 5 है, यहाँ पे 6 और 7 है। इसको आप यदि के से मल्टीपल करोगे तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में करोगे, इसमें सभी में नहीं करना है, क्योंकि ये पहले हम बता चुके हैं ये आपका डिटरमिनेंट है।
अब ये वाला जो है ना ऐसा हमको दिखना चाहिए ये डिटरमिनेंट में, तो क्या कर दे, इसको भी के से गुना करना पड़ेगा, इसको भी के से गुना करना पड़ेगा। तो ये आपका के इंटू ए है ना, ये कोई डिटरमिनेंट है तो ये आपका के इंटू ए होगा। पुनः एक बार और पूरा गुना यदि हम करें इस डिटरमिनेंट में तो क्या कर दें, फिर पुनः जो है 4 इंटू के और 5 इंटू के और 6 इंटू के, अभी इस रो में हम कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो है सेकेंड रो में हम गुना कर रहे हैं, ये आपका 7 इंटू के होगा। अब इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड मानो। इसमें डबल बार है गुना किए हैं, इस डिटरमिनेंट में हम डबल बार मल्टीपल किए हैं, तब इधर जो है आपका RHS है, इस मैट्रिक्स का RHS और इस डिटरमिनेंट का RHS सेम हुआ है। यदि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से यदि हम देखें तो क्या दिख रहा है कि ये आपका ये पूरा यहाँ इधर सेम है और ये वाला पूरा इधर सेम है, तो ये भी तो बराबर हो जाएगा ना। तो आप यदि इसको क्या लिखना चाहोगे, के इंटू ए कोई मैट्रिक्स है, के इंटू ए, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का यदि डिटरमिनेंट हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, ये जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा ना, देखिए इस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स था, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो यहाँ पर कितना लिखाया है आप देख सकते हो, यहाँ पर के स्क्वायर लिखाया है, तो के पावर स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में ए जो है डिटरमिनेंट है वो आ जाएगा, समझे। ये कितना ऑर्डर का था, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का था, तो यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं के इंटू के कितना आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये डिपेंड करता है किस ऑर्डर का है, अब 2 इंटू 2 ऑर्डर का है तो इसके के पावर पर चल जाएगा 2 इंटू 2। आपसे सवाल इस पे जो है, इसको इस प्रश्न पे आधारित या इस फॉर्मूला पर आधारित या इस कंसेप्ट पर आधारित जो आपका सवाल बनेगा ही बनेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यदि मान लेते हैं बोल देगा कि एक कोई मैट्रिक्स है और 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तो उसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कैसे निकालना पड़ेगा, जैसे कि आपका दिया रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए, और ए जो मैट्रिक्स है ना 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितना ऑर्डर है ना उसके ऊपर रख दीजिए और बाकी ये आपका जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए निकलेगा ही निकलेगा। ये जो आपका कंसेप्ट आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमको पता नहीं है किस ऑर्डर का है, तो यहाँ पर एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जब ये बोल देगा कि हम 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या 1 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हमको एन का वैल्यू केवल पुट कर दें, ठीक है। तो इस फार्मूला पे आधारित आपका सवाल बनेगा ही बनेगा, के इंटू डिटरमिनेंट के इंटू ए और उसका पूरा डिटरमिनेंट रहेगा, इसके पावर n हो जाएगा और इसका डिटरमिनेंट रहेगा, ठीक है। ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। चलिए अगेन कंसेप्ट के साथ आते हैं। अब ज्यादा नहीं 3 से 4 और कंसेप्ट है, ठीक है, 3 से 4 और कंसेप्ट है, उसको हम लोग समझेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपका प्रॉपर्टीज नंबर 8 क्या कहता है, प्रॉपर्टीज नंबर जो है आपका 8 क्या कहता है उसको समझिएगा ध्यान से। हाँ तो हम लोग अब देख लेते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर निकालना रहे या कोफैक्टर निकालना रहेंगे, कैसे निकालेंगे। किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर निकालना रहे या कोफैक्टर निकालना रहे, कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत ही इजी है और इस पॉइंट से रिलेटेड ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है, इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए ये कोई आपका क्या है, डिटरमिनेंट है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, रो 1 रो 1 रो 1, इसका मतलब रो 1 है, यहाँ पे रो 1 और यहाँ पर कॉलम 1 है। अब देखिए हमको निकालना है माइनर, ये लिखा गया है कैसे पहले इसको समझिए। देखिए ये ऐसा लिखा गया है, ये आपका रो 1 है ना, तो यहाँ पे 1 1 1 लिखिए। अब देखिए ये रो 2 है तो ये आपका 2 लिखा हुआ है, ये रो 3 है तो आपका रो 3 लिखा हुआ है, रो 1 रो 2 रो और 3 लिखा हुआ है। अब ये आपका कॉलम 1 है तो 1 1 1 यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका कॉलम 2 है तो 2 2 2 लिखा हुआ है, ये आपका कॉलम 3 है तो कॉलम 3 3 लिखा हुआ है,
इतना तो समझ में आ गया। अब हमको निकालना है माइनर, किस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का माइनर लिखना रहे। जैसे कि हमको लिखा एक किसके बारे में लिखा हुआ है, माइनर 1 1, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। ठीक है, माइनर 1 1 का मतलब, अब यहाँ पे लिखा हुआ है M22, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि ये एलिमेंट का, इस एलिमेंट का पूछ रहा है माइनर। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। जैसे कि इस एलिमेंट के बारे में पूछा है माइनर, तो इसके सामने वाला जो सारा डिजिट है उसको छिपा लीजिए, ये पूरा छिप जाएगा और इधर से ये पूरा छिप जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, A22, इसको ये भूल जाइए, ए पहले इसका निकाल रहे हैं, तो ये क्या बचेगा, A22 22 23, यहाँ पर 32 और 33। यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए, इसके सामने इसको छिप गया तो A22 और ए आपका हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 2 2 3 और यहाँ से A32 और ए आपका 3 3 रहेगा। अब इस एलिमेंट का माइनर निकालना रहेगा 1 2 2 का, इसका निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इसके सामने वाला सारा एलिमेंट छिप जाएगा, इसके सामने वाला सारा एलिमेंट छिप जाएगा, तो A11 बचेगा, A11 देख सकते हैं, इसके सामने वाले सारा एलिमेंट छिप जाएगा, इसके सामने वाले सारा, तो A11 और यहाँ से A13 और यहाँ से A छिप गया तो A31 और यहाँ से A33 बचेगा। तो इस एलिमेंट का माइनर निकल गया। अब रहा, किसी भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हैं, ये ऐसा निकालेगा ना तो इसको माइनर नहीं बोला जाता। मान लीजिए कि हम इसको निकाल रहे हैं माइनर, तो क्या लिखेंगे, M32 इस एलिमेंट का, फिर क्या लगाएंगे, मोड लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए इसके सामने वाले ए एलिमेंट और ए एलिमेंट आपका हाइड हो जाएगा, तो A11 और A13 बचेगा, और यहाँ से ए हाइड हो गया तो A21 और A23 ये बचेगा। तो इस तरीका के, ठीक है, जो विधि है, इस तरीका का जो रूल है ना, ये जो हम लोग निकालते हैं, माइनर निकालते हैं, और इस प्रकार हम प्रत्येक एलिमेंट का माइनर हम लोग निकाल सकते हैं। माइनर का मतलब जिसका बोल रहा है ना, उसको सामने हम ऐसे तीर चलाएंगे, मान लीजिए इसका पूछ रहा था, इसके सामने एक तीर चला दिए, इसके सामने एक तीर चला दिए, क्या बचा, ए वाला एलिमेंट बचा है और ए एलिमेंट बचा है, और ए एलिमेंट बचा है, ए एलिमेंट बचा है, उसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए A32 का जो बचा है उसको ही लिखे है ना। अब बात रहा को फैक्टर पूछेगा, अब इसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर पूछे तो को फैक्टर का आपका फॉर्मूला होता है, फिर से देख लीजिएगा, CIJ होता है, CIJ, I का मतलब रो होता है और J का मतलब कॉलम, और इसका पावर होता है I प्लस में J, और इनटू जिस एलिमेंट का को फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, और I इंटू J होता है, ये आपका को फैक्टर होता है। जैसे कि इस एलिमेंट का को फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, इसका M11 लिखा हुआ है ना, को फैक्टर को हम C से डिनोट करेंगे, C11 का को फैक्टर निकालना है, C11 का, इसी एलिमेंट का माइनर है ना, इसी एलिमेंट का को फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, यहाँ से रो, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिख दिए, और यहाँ पे माइनस है, I का मतलब 1 और J का मतलब 1, I का मतलब रो और J का मतलब रो, कॉलम होता है, और इस एलिमेंट का क्या लिखना पड़ेगा, माइनर M11। अब इसका माइनर कैसे निकालेगा भाई, इसका माइनर कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि इसके जगह पर रहता, इसके जगह पर यहाँ पे 4 रहता, और यहाँ पे 5 लिखा रहता, और यहाँ 6 रहता, यहाँ 7 रहता, तो इसको हम लोग क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और इसको गुना करते, 728 यहाँ पर लिखना पड़ता। इसका माइनर निकालने के पहले इसका माइनर निकालना पड़ेगा ना, तो निकालने के लिए 728 और 6 5 30, 28 में से 30 चला जाएगा तो -2 बचेगा, तो इस एलिमेंट का माइनर कितना आया, -2 आया। अब देखिए -1 के पावर 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, और M11, इसका M11 का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ से कितना निकालिए, -2, तो यहाँ से -2 लिख लेंगे, और ये तो आपका +1 हो जाएगा, और ये 2 -2 गुना करेंगे -2, करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा निकल करके। तो इस तरीका से हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो आपका माइनर निकालने आ गया, तो कोफैक्टर का यही आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग माइनर भी देख लिए और कोफैक्टर भी देख लिए, ठीक है। अब माइनर और कोफैक्टर, प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि माइनर किसको बोलते हैं, कोफैक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है।
माइनर को फैक्टर समझ में आ गया तो अगेन थोड़ा सा और कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि माइनर और को फैक्टर निकला ना, तो क्या करेंगे, एक और कंसेप्ट है पॉइंट नंबर 9, एक होता है एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट का मतलब क्या होता है अब समझिएगा। जैसे कि कोई एलिमेंट का हमने निकाला कोफैक्टर, क्या निकाला, कोफैक्टर निकाला। ठीक है, रिव्यू करते हैं, जैसे कि प्रत्येक एलिमेंट का हम यहाँ पर देखे थे ना, जैसे कि प्रत्येक एलिमेंट का 1 1, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 3, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 2 3, और यहाँ से 3 1, और यहाँ से 3 2, यहाँ से 3 3, ऐसा एलिमेंट था। और प्रत्येक एलिमेंट का हम क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। और कोफैक्टर के ऊपर यहाँ पर होता है टी लिखते हैं, उसका मतलब होता है ट्रांसपोज। उसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो एडजॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक मान लिया जाए कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर मान लेते हैं कि 1 आया, कितना आया, 1 आया। इस एलिमेंट का कोफैक्टर मान लेते हैं कि 4 आया, इसका 5 आया। इसी प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर हम लोग ज्ञात कर लिए, सपोजेड निकाल लिए कोफैक्टर, और यहाँ पर टी लिखा हुआ है। तो ट्रांसपोज का मतलब है ना, ये वाला रो वाला जो वैल्यू है ना, उसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम में। तो यहाँ से 1 4 5 हो जाएगा, और यहाँ से 6 7 8 होगा, और यहाँ से 6 8 और 9 होगा। तो ये आपका निकाल करके आएगा क्या, एडजॉइंट्स। क्या निकलेगा भाई, एडजॉइंट्स। एडजॉइंट्स का मतलब होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यहां से याद कर लीजिएगा। एडजॉइंट्स का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर का ट्रांसपोज का मतलब जो आपका एलिमेंट रो में दिख रहा है उसको हम कॉलम में कर देंगे, यानी रो को कॉलम में बदल देना आपका ट्रांसपोज है। ठीक है, तो यहां से हम लोग माइनर देख लिए, कोफैक्टर देख लिए, और ट्रांसपोज भी हम लोग देख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा 2-3 प्रॉपर्टीज और है, ज्यादा नहीं। अब क्या है 10 नंबर प्रॉपर्टीज, क्या कहता है कि मान लिया जाए यहां से आपका इनवर्स भी पूछता है कि किसी भी डिटरमिनेंट का इनवर्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा में ये आपका एडजॉइंट्स। ठीक है, 1 बटा में एडजॉइंट्स। इनवर्स के लिए थोड़ा सा देख लिया जाए क्या है, सही है ना फॉर्मूला, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। किसी मैट्रिक्स का यदि इनवर्स पूछेगा तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा जो दिया हुआ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, और यहाँ जो है आपका एडजॉइंट से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये आपका इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिलहाल इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए। इनवर्स निकालना है तो दिया हुआ डिटरमिनेंट का निकालना पड़ेगा, दिया हुआ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ पर एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। ये आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। अब एक और, ज्यादा नहीं, अब 2 प्रॉपर्टीज और बचा है। प्रॉपर्टीज नंबर आपका 11 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 11 ये है कि मान लिया जाए आपका जो है मान लीजिए कोई आपका ट्रायंगल है, यहां पर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है, और इसका x2 और y2 दिया हुआ है, और यहाँ पे x3 और y3 इसका दिया हुआ है। अब इसका एरिया पूछेगा, जब एरिया पूछेगा ना तो हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम इसको निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट मेथड से इसको हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे, x1 लिखेंगे, यहाँ x1 x2 और x3, यहाँ y1 y2 और y3, यहाँ 1 1 लगा देंगे। ये आपका निकाल करके चल आएगा, ऊपर में 1/2 यहाँ पे अगेन आगे में लगा देंगे। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो ये भी आप प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, यहाँ 1 2, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 4 5, तो x1 x2 के फॉर्मेट में ऐसे लिख करके ये डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं, अब एक और प्रॉपर्टी बचा है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी आपका बचा है, ज्यादा नहीं। 12 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है, कोलिनियर
कोलिनियर, इसका मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है ये कोई लाइन है और यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है और यहाँ पर कोई पॉइंट आपका क्या है? सी है। अब इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 है और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट y1 है, इसका कोऑर्डिनेट आपका x2 है, y2 है और इसका कोऑर्डिनेट आपका x3 है और y3 है। अब बोलेगा कोलिनियर है या नहीं है, इसको आप प्रूव कीजिए। तो कोलिनियर है या नहीं है तो प्रूव करने के लिए क्या होता है, ये कोई डिटरमिनेंट इसको आप मान लीजिए, यहाँ पर जस्ट लाइक उसी के जैसा x1 x2 और x3 लिखिएगा और यहाँ से y1 y2 और यहाँ से y3 लिखिएगा और यहाँ पर 1 1 लिख दीजिएगा। अब जब ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखे हैं ना तो यहाँ 1/2 नहीं लगाना है। अब इतना लिखने के बाद यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो ये कोलिनियर है, यदि 0 नहीं आया तो ये आपका कोलिनियर नहीं है। अब 0 आ गया तो कोलिनियर है, 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। और कुछ रिमेनिंग बचा है? कुछ नहीं बचा है भाई, अब नहीं बचा है एक और, कुछ भी बचेगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी तो ये आपका स्टार्ट ही हुआ है। तो चलिए, ये जो आपका इतना आपका थ्योरी था, ये आपका डिटरमिनेंट का पूरा ये आपका थ्योरी था। कुछ भी एक आध पॉइंट रिमेनिंग बचा होगा उसको हम जब क्वेश्चन बनाएंगे ना वहाँ पे याद आएगा तो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल ये डिटरमिनेंट का जो है ना पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज हमने कवर किया है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को लगा कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये तो अभी इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और हम लोग NCERT, ठीक है, बुक को हम लोग फॉलो करेंगे और उसी से हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये आपका प्रॉपर्टीज था, पूरा आप कंसेप्ट के साथ यहाँ पर लिख लीजिएगा और या इसे रिवाइज भी कर लीजिएगा 2-3 बार देख करके। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।